जय हिंद साथियों, राम अकेडमी जबलपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यूनिट 7 का अध्ययन कर रहे हैं। यूनिट 7 जो कि स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जिसका टॉपिक नंबर 3 स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी का अध्ययन हमारे द्वारा किया जा रहा है। इसमें लास्ट क्लास तक हम ऑर्बिट्स यानी कक्षाओं का अध्ययन कर चुके हैं कि कक्षाएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कितनी दूरी पर होती हैं, कौन कौन सी कक्षाओं पर किस प्रकार के उपग्रह भेजे जाते हैं। इतना अध्ययन हम लास्ट क्लास तक कर चुके हैं। आज की क्लास में हमें इसके आगे, इसका मतलब उपग्रहों से अध्ययन शुरू करना है, जिससे सवाल भी पूछे जाते हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं। आज हमें सबसे पहले क्या पढ़ने हैं? उपग्रह। उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। तो सैटेलाइट होते क्या हैं? ठीक है, सबसे पहला सवाल कि सैटेलाइट होते क्या हैं। तो देखिए, सैटेलाइट मैंने आपको कल भी बताया था, एक छोटा सा मैं अभी फिर से बता देती हूँ, कोई इशू नहीं है, कि यदि यह हमारा सूर्य है तो सूर्य का अपना सौर मंडल है और उस सौर मंडल में, जैसे हमारे सूर्य के सौर मंडल में 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं, यानी प्लैनेट्स कहलाते हैं। वहीं इन ग्रहों के चारों ओर, इन ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड उपग्रह कहलाते हैं, यानी कि सैटेलाइट कहलाते हैं। समझ में आया? सूर्य के ओर चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड यानी एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज क्या कहलाती हैं? ग्रह, प्लैनेट। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है। ठीक, और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं बेटा? ये कहलाते हैं उपग्रह। ठीक है, यानी सैटेलाइट। जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, तो उपग्रह यहां से हमें कितने प्रकार के पता चले कि उपग्रह वो होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक यानी नेचुरल, और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। अब प्राकृतिक क्या होते हैं? जो पूर्व से ही प्रकृति में उपस्थित हैं, जिसे हमारे द्वारा भेजा नहीं गया है, पूर्व से ही है, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक उपग्रह कहलाते हैं। जैसे कि चंद्रमा, मून। और दूसरा है कृत्रिम। कृत्रिम क्या हुआ? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या हुआ? जिसको पृथ्वी में बनाकर मानव के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कृत्रिम उपग्रह। क्लियर है? चलिए तो देखते हैं ग्रह कितने प्रकार के हैं, उपग्रह। तो उपग्रह क्या है? उपग्रह का अर्थ यहां कृत्रिम उपग्रहों से है। तो यहाँ पे कृत्रिम उपग्रहों की बात करी जा रही है। मैंने आपको दोनों उपग्रह बता दिए हैं जो कहाँ भेजे जाते हैं। तो अंतरिक्ष में किसी विशेष कार्यों के लिए भेजे जाते हैं। अंतरिक्ष में किसी विशेष कार्यों के लिए जो भेजे जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है उपग्रह। और उपग्रह में भी कौन सा उपग्रह? कृत्रिम उपग्रह। नेक्स्ट, इसके बाद ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब उपग्रहों के कितने प्रकार हैं ये भी बात हो गई है। जिसपे अगर बात की जाए कि प्राकृतिक उपग्रह कौन है, तो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा यानी कि मून। और कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो कृत्रिम उपग्रह में बहुत सारे उपग्रह आते हैं। जैसे हम कुछ उपग्रहों के नाम बता दीजिए। जैसे हमारा उपग्रह है जिसका नाम है IRS सीरीज, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज चली हमारे पास। इसी में हमारे पास उपग्रहों के नाम है आर्टिफिशियल कार्टोसैट,
हमारे पास उपग्रह है जो कृत्रिम है, ओशियनसैट। हमारे उपग्रह हैं जिनका नाम है एज्यूसेट। एज्यूसेट के अलावा और क्या है, तो भैया हमारे पास इनसेट सीरीज चली थी, भारत की इनसेट सीरीज, जीसेट सीरीज। ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये सारे उदाहरण हैं कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। आप हमको बताएं कि प्राकृतिक उपग्रह पृथ्वी का तो चंद्रमा है, एक ही है, ठीक है, लेकिन वह कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं? ठीक, जल्दी से बताइएगा कि वह कौन सा ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा प्राकृतिक उपग्रह हैं, जल्दी बताइएगा, ठीक है। तब तक अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब प्राकृतिक उपग्रह बता दिया जो प्राकृतिक रूप से पृथ्वी और चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह का उदाहरण है पृथ्वी का, ये मैंने आपको बता दिया। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर आते हैं। कृत्रिम उपग्रह क्या है? ऐसे उपकरण जो मानव द्वारा अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि मानव के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और इनका कोई निश्चित कार्य होता है। जैसे अगर हम सुदूर संवेदी उपग्रहों की बात करें तो सुदूर संवेदी जो उपग्रह होते हैं, रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट्स होते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है सुदूर संवेदी जानकारियों को इकट्ठा करना। अभी सुदूर संवेदन क्या होता है हम आपको बताएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीसैट एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा भारत में कम्युनिकेशन यानी संचार को स्टैब्लिश करना। क्लियर है ना? तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं? जो आर्टिफिशियल हैं, ह्यूमन द्वारा बनाए जाते हैं, मानव द्वारा हम बनाए जाते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा बनाए जाते हैं, पहली चीज। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये है बेटा कि ये किसी निश्चित कार्यों के लिए ही पृथ्वी की कक्षा पर भेजे जाते हैं। चलिए तो प्रकार पढ़ लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट के। तो पहला जो प्रकार है लाइट। अब मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट होता क्या है? मौसम संबंधी उपग्रह होता क्या है? जो मौसम की जानकारी हम तक पहुंचाए। ठीक, अब जब हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम कैसी घटना है? एक वायुमंडलीय घटना है, एक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है कि नहीं? तो हमारे पृथ्वी के आसपास वायुमंडलीय परिस्थिति यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का स्टडी कर हम तक जानकारी पहुंचाने वाला कौन है? तो ये है हमारा मौसम संबंधी उपग्रह। कौन जानकारी पहुंचाता है? मौसम संबंधी उपग्रह। यहां लिखा भी हुआ होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। वायुमंडलीय परिस्थितियों का अध्ययन करने वाले उपग्रहों को मौसमी उपग्रह कहते हैं। जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया, द सैटेलाइट्स दैट स्टडी एटमॉस्फेरिक कंडीशन टू प्रोवाइड वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स, जो अभी अभी हमने आपको बताया हुआ है। इसका उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण है इनसेट 3D। अरे भाई, जैसे भी ठंड का मौसम चल रहा है तो ठंड के मौसम में कब कितनी ठंड पड़ेगी? अच्छा, हाल ही के दिनों में कहीं बारिश तो नहीं होने वाली है, कहीं गर्मी बढ़ने वाली है, सर्दी बढ़ने वाली है क्या, शीतलहर आने वाली है क्या? ये सारी चीजें आपको पहले से पता हो जाती हैं कि नहीं होती हैं? आपके वेदर ऐप के द्वारा, है ना? आप सबके फोन में वेदर ऐप होगा, उसमें ये सारी जानकारियां मिल जाती हैं कि नहीं? तो ये किसकी मदद से मिलती होंगी? ये मिलती हैं मौसम संबंधी उपग्रह की मदद से, विद द हेल्प ऑफ मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट्स, मौसम संबंधी उपग्रहों की मदद से। समझ में आया मौसम संबंधी उपग्रह? ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, हम अगले प्रकार के उपग्रह पे जाते हैं और अगले प्रकार का उपग्रह है संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। संचार उपग्रह, संचार उपग्रह क्या होते हैं? जो दो लोगों को संचार करने में यानी कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। ठीक है, दो लोगों के बीच कम्युनिकेट करने में जो मदद करने वाले उपग्रह हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संचार उपग्रह कहते हैं, यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कहते हैं। जैसे अच्छा, कौन हुए कम्युनिकेशन सैटेलाइट? बहुत सारे हैं, जीसैट है, इनसेट है, इसके अलावा बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं। कहाँ कहाँ काम आते हैं? तो भैया आपस में कम्युनिकेट करने में, टेलीविजन कम्युनिकेशन में, रेडियो कम्युनिकेशन में। जैसे अभी हम और आप फिजिकली तो नहीं मिल रहे हैं, लेकिन हम और आप राम अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं, हाँ या ना?
बिल्कुल सही बात है। अब हमारे और आपके बीच की जानकारी को प्रदान करने के लिए ऐसा तो नहीं हुआ है कि हम आपके घर स्वयं पहुंचे हों और आपसे कहा हो कि लो भैया हम आपके बाजू में बैठे हैं और आप हमसे क्या करो, हमारी वीडियो लेक्चर्स देख के हमसे पढ़ाई करो। नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या हुआ, हमने हमारे वीडियोस किसी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए और वो अपलोडेड वीडियो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये राम अकेडमी का प्लेटफॉर्म है और इस कम्युनिकेशन में हमारी और आपकी मदद कौन कर रहा है, हमें जानकारी देने में और आपको जानकारी प्राप्त करने में मदद कौन कर रहा है, तो यही होते हैं संचार उपग्रह यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। यही होते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स यानी संचार उपग्रह। चले देखें किस तरीके से काम करते हैं। जैसे मान लो कि कोई भैया है, ये कोई भैया है। अब ये भैया किन्हीं दीदी को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं। ठीक है, भैया दीदी को मैसेज भेजना चाहते हैं। तो अब जब ये मैसेज भेजना चाहते हैं तो ये जो भैया हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ट्रांसमीटर। ये भैया क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे ट्रांसमीटर। वह व्यक्ति जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है वो ट्रांसमीटर कहलाता है। जैसे हमारे और आपके केस में हम क्या हुए, ट्रांसमीटर हुए, और जो दीदी इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाली हैं वे कहलाएंगी रिसीवर। यानी हमारे और आपके केस में आप कौन हुए, आप हुए रिसीवर। ठीक है ना। तो अब भैया को यदि कोई इंफॉर्मेशन दीदी तक पहुंचाना है तो अब वो जमाने तो गए जब कबूतर जा हो। अब तो डायरेक्ट मैसेज होता है या फिर फोन कॉल होते हैं और बहुत सारे मेथड्स हैं जिसके द्वारा कम्युनिकेट किया जा सके सिवाय कबूतर जाने के, है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो यहां पर भैया और दीदी के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए क्या है, सैटेलाइट है। दीदी और भैया के बीच में संवाद कैसे एस्टैब्लिश होगा, जब दीदी और भैया किसी सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हों। पुराने ज़माने का कबूतर आज का सैटेलाइट है भैया, याद रखिएगा। तो भैया ने कोई इंफॉर्मेशन सेंड की, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ तक पहुंची, वो इंफॉर्मेशन सबसे पहले पहुंची सैटेलाइट के पास। ठीक है, और फिर उस सैटेलाइट ने उस इंफॉर्मेशन को दीदी तक पहुंचा दिया। उस इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुंचा दिया, दीदी तक पहुंचा दिया। दीदी ने इंफॉर्मेशन पढ़ी, दीदी हैप्पी हो गई और इस तरीके से भैया और दीदी के मध्य एक संचार इस्टेब्लिश हो पाया। संचार इस्टेब्लिश होने का मतलब है यहाँ पर एक कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पाया। यहाँ पर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो पाया यानी एक संचार इस्टेब्लिश हो पाया। यही है संचार उपग्रह। समझ में आया संचार उपग्रह। संचार उपग्रह क्या है, एक ऐसा उपग्रह जो कम्युनिकेट करने में यानी संचार करने में हमारी मदद करता है, वह संचार उपग्रह कहलाता है। अब इसके उदाहरण क्या है, इसके बहुत बढ़िया उदाहरण है जीसैट, इनसैट। अच्छा, तो मैम इनका उपयोग कहाँ पर होता है, देखो इनका उपयोग होता है मोबाइल कम्युनिकेशन में, जो हम और आप मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, इंटरनेट इन्हीं के द्वारा चलता है। इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, ये सारा कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है, संचार उपग्रहों के द्वारा होता है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू होता है। देखिए ये यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है जो आपकी मदद के लिए बनाया गया है। देखें यहाँ पर ये है ना कि ये कौन हुआ, ये हुए ट्रांसमीटर। इंफॉर्मेशन गई, कहाँ तक पहुंची, सैटेलाइट तक पहुंची। सैटेलाइट में पहुंचने के बाद ये इंफॉर्मेशन वापस आई, ये इंफॉर्मेशन वापस आई और वापस किसके पास आई है, रिसीवर के पास। ठीक है, ये कौन है, संचार उपग्रह कहलाए। चले आगे हैं, नेक्स्ट है वैज्ञानिक उपग्रह। वैज्ञानिक उपग्रह यानी कि साइंटिफिक सैटेलाइट्स क्या होते हैं,
जो पृथ्वी से बाहर भेजे जाते हैं। किस उद्देश्य से? किसी निश्चित उद्देश्य से भेजे जाते हैं कि भैया आप जाओ। वैसे तो सबका अलग अलग काम है, लेकिन ये संचार या जानकारी नहीं देंगे। ये क्या काम करेंगे? ये किसी दूसरे ग्रह या दूसरे उपग्रह या दूसरे स्थिति का अध्ययन करेंगे। जैसे अगर हम आपसे बात करें तो मंगलयान, जैसे मंगलयान है तो 2013 में भेजा गया था मंगलयान। क्यों भेजा गया? तो मंगलयान भेजा गया था स्टडी ऑफ मार्स, यानी मंगल के अध्ययन हेतु। मंगलयान भेजा गया मंगल के अध्ययन हेतु। ऐसे ही हमने भेजा एक आदित्य L1, यहाँ लिखा भी हुआ है, C1 नहीं है, L1 है। हमारे द्वारा क्या भेजा गया? आदित्य L1। क्यों भेजा गया? स्टडी ऑफ, कंप्लीटली सूर्य का अध्ययन तो नहीं किया, सूर्य के साथ साथ कुछ और चीजों का अध्ययन किया, लेकिन आदित्य L1 भेजा गया सूर्य के लिए। ठीक है, L1 पॉइंट पर गया हुआ है आदित्य L1। तो ये होते हैं वैज्ञानिक मिशन। ठीक है, जैसे कि चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3, ये किसके लिए भेजे गए हैं? चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए। शुक्रयान 1, शुक्रयान 2, शुक्रयान 3, शुक्रयान तो अभी गया भी नहीं है, 1, 2, 3 मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन हाँ, शुक्रयान जब भेजा जाएगा, जो कि प्रस्तावित है, आने वाले समय में संभावित मिशन है इसरो का, वो किसके लिए भेजा जाएगा? शुक्र यानी वीनस के अध्ययन हेतु। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से वैज्ञानिक उपग्रह काम करते हैं। ये फोटो मैंने डलवा दी थी, बस आपके कोई विशेष कार्य की नहीं है ये, इट्स ओके। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, यानी कि सुदूर संवेदी उपग्रह। देखिए, सुदूर संवेदन का मतलब समझें पहले, रिमोट सेंसिंग का मतलब समझें। रिमोट सेंसिंग का मतलब है बिना किसी वस्तु या स्थान के संपर्क में आए उस जगह की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो सुदूर यानी रिमोट का मतलब होता है, रिमोट का मतलब होता है फार, यानी दूर, कोई वस्तु हमसे दूर है। और संवेदन का मतलब होता है सेंसिंग, और सेंसिंग का मतलब होता है उस जगह, उस वस्तु के बारे में संवेदना प्राप्त करना, यानी जानकारी या इंफॉर्मेशन प्राप्त करना। तो सुदूर संवेदन का मतलब क्या हुआ? सुदूर संवेदन का मतलब हुआ बिना किसी वस्तु या स्थान के भौतिक संपर्क में आए, फिजिकली वहां प्रेजेंट नहीं है लेकिन उसकी सारी जानकारी है, वह क्या कहलाता है? सुदूर संवेदन कहलाता है। और ऐसे उपग्रहों को सुदूर संवेदी उपग्रह कहा जाता है। जैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सुदूर संवेदी का तात्पर्य बिना किसी भौतिक संपर्क के या फिर बिना उस साइट पर जाए वहां से संबंधित किसी वस्तु या घटना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। Remote sensing satellite refers to obtaining detailed information about an object or an event without any physical contact or without visiting the site। हम गए नहीं है वहां पे, लेकिन हमको सब पता है, ये सुदूर संवेदी है। जैसे इस बार उत्तराखंड के धराली में एक फ्लैश फ्लड आया जिससे काफी हानि भी हुई। अब उस फ्लैश फ्लड को देखने हम और आप पहुंचे नहीं है, लेकिन हाँ, आप एक काम करिएगा, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की वेबसाइट पे जाके देखेंगे ना, तो वहां पर फ्लैश फ्लड आने के पहले और फ्लैश फ्लड आने के बाद की सारी पिक्चर्स, सारी कंडीशंस अवेलेबल है। ये क्या है? ये है सुदूर संवेदन, रिमोट सेंसिंग। इसका एक एग्जाम्पल है इंडिया का कार्टोसैट 1। इंडिया का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है कार्टोसैट 1। क्लियर है? चले देखते हैं आगे। नेक्स्ट, ये हमने आपके लिए एक फोटो डाली हुई है जिसमें हो क्या रहा है। देखो कि हमको जानकारी इस टारगेट की देखना है, भैया इस जगह पर पृथ्वी में क्या क्या है, कितने पेड़ हैं, कितने पौधे हैं, किस प्रकार का वन है, किस प्रकार की स्थिति है, वहाँ की टोपोग्राफी क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है। तो अब क्या हुआ, सूर्य
जो होता है वो ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य ने इस टारगेट को क्या दी? एनर्जी दी। ये एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर, कैसे? रिफ्लेक्ट होकर, रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित, इस टारगेट से टकराकर परावर्तित होकर कहां तक पहुंची? सेंसर, सेंसर यानी कि सैटेलाइट तक। और सैटेलाइट ने उस जानकारी को किसको दिया? जो प्रोसेसिंग स्टेशन था, जो कि इस जानकारी को कलेक्ट करने वाला है। तो प्रोसेसिंग स्टेशन ने क्या किया? इस जानकारी को कलेक्ट किया। अब इस कलेक्ट जानकारी को, मैंने आपसे पहले भी कहा, रॉ डेटा हमारे काम का नहीं है, हमको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। रॉ डेटा हम उस पर काम नहीं कर सकते। जो जानकारी सैटेलाइट देता है, अगर वो रॉ जानकारी हमारे और आपके सामने आ जाए तो हमारे कोई काम की नहीं है। उसको, उस डेटा के प्रोसेसिंग के लिए कौन, एनालाइज करने के लिए कौन बैठा होता है? एक एनालिसिस करने के लिए एनालाइजर बैठा होता है, जो उस जानकारी का एनालिसिस करके, एनालिसिस करने का मतलब है विश्लेषण करके, विश्लेषण करके किस तक पहुंचाता है बेटा? एप्लीकेशन तक पहुंचाता है, जहां हमको उस चीज की फोटो दिखाई देने लगती है कि हाँ भैया यहाँ पर क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं हैं। समझ में आया आपके? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर है कृत्रिम उपग्रह के प्रकारों में अगला प्रकार है नौवहन उपग्रह का। नौवहन का मतलब होता है इंग्लिश में नेविगेशन कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना है, हमको जानकारी नहीं है स्थानों की, तो आप गूगल मैप में उस पर्टिकुलर जगह जहां आपको जाना है उसकी नाम, उसका एड्रेस डालते हो कि नहीं गूगल मैप में? जैसे आप जबलपुर आए, जबलपुर में आपको राम अकेडमी तक आना है, लेकिन आपको राम अकेडमी का रास्ता नहीं पता, तो आप गूगल में क्या करेंगे? आप गूगल में राम अकेडमी डालेंगे, तो गूगल मैप आपको राम अकेडमी का रास्ता दिखाएगा और उस रास्ते को फॉलो करते हुए आप राम अकेडमी जबलपुर तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्या हुआ? जो रास्ते, जिस रास्ते से चलकर आप आए, ये क्या है बेटा आपके लिए? यही तो नेविगेशन है। इसे ही हम क्या कहते हैं? नौवहन कहते हैं। एक ऐसी प्रणाली है जो स्वायत्त जियो पोजिशनिंग प्रदान करने के लिए उपग्रहों का प्रयोग करती है। स्वायत्त जियो पोजिशनिंग मतलब वही कि इंफॉर्मेशन, जानकारी आपको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में आपकी मदद करती है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, जैसा हम हर रोज की क्लास में कर रहे हैं कि पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं और टॉपिक के बाद हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। इससे पता फायदा क्या होता है? इससे आप पहले इंस्टेंस पे तो खुद ही जांच कर लेते हो कि जितना आपने पढ़ा है, वो जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो सही आपके समझ में तो आ रहा है ना। आपको फिर से कितना रिवीजन करने की जरूरत है? इसीलिए हम हर टॉपिक के बाद कोशिश करते हैं 2-5 जितने भी क्वेश्चन सवाल बन पाए उतने रखें, ताकि आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो जाए वो। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, सैटेलाइट क्या है? व्हाट इज सैटेलाइट? पहला, द अपर मोस्ट बैंड ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल की सबसे ऊपरी परत। अगला, द लोवेस्ट बैंड ऑफ स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल की सबसे निचली परत। तीसरा, एयरशिप्स इंस्टॉल्ड इन द स्ट्रेटोस्फियर एट हाई एल्टीट्यूड, उच्च ऊंचाइयों पर समताप मंडल में स्थापित वायुयान। और लास्ट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सैटर्न, यानी कि शनि का प्राकृतिक उपग्रह। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा बताइए जरा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है? एयरशिप्स इंस्टॉल्ड इन द स्ट्रेटोस्फियर एट हायर एल्टीट्यूड, उच्च ऊंचाइयों पर समताप मंडल में स्थापित वायुयान। अगला आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पर। इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर आर द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लोकेटेड? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत पर स्थित होते हैं?
इन स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल में, इन आयनोस्फियर आयनन मंडल में, इन ट्रोपोस्फियर शोभ मंडल में, या इन एक्सोस्फियर बहिर्मंडल में। तो सोच के देखिए कि यदि आपको कम्युनिकेशन करना है तो कम्युनिकेशन तो तभी होगा ना जब आयंस होंगे। कम्युनिकेशन बिना आयंस के, बिना आयनों के संभव नहीं है। और आयंस कहाँ होते हैं? आयंस होते हैं आयनन मंडल में, यानी कि आयनोस्फियर पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन द आयनोस्फियर, यानी कि आयनन मंडल। ठीक है ना? तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? आयनन मंडल, यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहाँ स्थित होते हैं? आयनन मंडल यानी आयनोस्फियर में। अगला सवाल, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्ण लॉन्च किए गए हैं? देखिए, अभी हमने लॉन्चिंग व्हीकल नहीं पढ़ा है, हमने अभी इस स्थिति में लॉन्चिंग व्हीकल नहीं पढ़ा है बेटा। ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल नहीं पढ़ा है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कारण कि ये सैटेलाइट से संबंधित है। वो पूछ रहा कितने सैटेलाइट भेजे, और ये हमको PYQ में भी देखा जा सकता है, 2025 में पूछा गया सवाल है। ठीक, तो क्या बोल रहा है? 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्ण भेजे जाने लॉन्च किए गए हैं। इन द ईयर 2017 बाय विच इसरो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल वर 104 सैटेलाइट्स सक्सेसफुली लॉन्च इन अ सिंगल फ्लाइट। यह कीर्तिमान रचित करने वाला भारत पहला देश बना जिसने एक ही फ्लाइट पर, ठीक है, एक ही बार में 104 सैटेलाइट भेजे हैं। और ये किसकी मदद से किया है? तो ये किया है PSLV C-37 की मदद से। हम यहीं पे थोड़ा सा एक बता देते हैं आपको कि ये PSLV क्या है। PSLV होता है, हालांकि हमें आगे लॉन्चिंग व्हीकल पढ़ने हैं, लेकिन फिर भी अभी के लिए, ठीक है, PSLV क्या होता है? ये है आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी कि इसे कहा जाएगा ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसके द्वारा PSLV C-37 के द्वारा क्या भेजा गया है? हमारा सैटेलाइट 104 उपग्रह इसरो के द्वारा भेजे गए हैं, पृथ्वी की कक्षा पर भेजे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड टू अनदर स्लाइड। चलिए, तो अब यहां से हमें पढ़ना है कि भारत में सैटेलाइट की शुरुआत कैसे हुई। हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट्स इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ सैटेलाइट्स इन इंडिया हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? तब तक जितना हमने अभी पिछली क्लासों में पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइए, और फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।